वेलकम है दोस्तों। रिटेल सिनारियो पार्ट सेकंड में अब हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेलिंग। देखो, अब तक तो हमने यह समझ ही लिया होगा कि रिटेल क्या है। अब आगे बढ़ने से पहले हम रिटेल की डेफिनेशन और डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि हम रिटेल को और भी बेहतर समझ पाएँ। अब देखो, ये पहला ग्राफ तो रिपीटेड है, सेम पहले जैसा लगभग पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी इसके बारे में हम दोबारा पढ़ेंगे और रिपीट करने से हम और भी बेहतर समझ पाएंगे। जैसे कि पहले हम बात कर चुके हैं, रिटेलिंग फ्रेंच वर्ड रिटेलर से लिया गया एक शब्द है, जिसका मतलब टुकड़ा काटकर या फिर किसी बड़े से बंडल को तोड़ने से है, और यह काम रिटेलर्स करते हैं। रिटेलर्स ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि कंज्यूमर वांट ग्राहकों की इच्छा का पहले से अनुमान लगाया जा सके, मार्केट से इंफॉर्मेशन ले सके, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, प्रोडक्ट को छांटना, उनकी पैकेजिंग करना, उनको स्टोर करना आसान हो, एंड फाइनली स्मॉल अमाउंट में कस्टमर को सेल किया जा सके। आगे फिलिप कॉटन ने अपनी डेफिनेशन दी है। फिलिप कॉटन, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग भी कहा जाता है, वह एक ऑथर, मार्केट प्रोफेसर एंड इकोनॉमिक्स कंसल्टेंट रह चुके हैं। 80 से अधिक किताबें उन्होंने लिख दी है और वह अपने मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन के लिए भी जाने जाते हैं। मार्केटिंग मिक्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। बने रहना है पूरे बीबीए इन डिटेल स्टडी कोर्स के दौरान। तो अब देखते हैं इस महान व्यक्ति ने क्या डेफिनेशन दी है। रिटेलिंग इंक्लूड्स all the activities involved in selling goods or service to to the final consumers for the personal and non-business use। अगर मैं सिंपल करके बताऊं तो वह सभी एक्टिविटीज़ रिटेल के अंतर्गत आती है जो गुड्स और सर्विस को फाइनल कंज्यूमर को पर्सनल एंड नॉन बिजनेस यूज़ के लिए बेचने में की जाती है। पर्सनल मतलब खुद के लिए, नॉन बिजनेस का मतलब जैसे कि हम किसी के लिए गिफ्ट खरीदते हैं तो वह नॉन बिजनेस यूज़ के लिए आ गया। क्योंकि गिफ्ट जब हम खरीदते हैं ना तो हम उसका पर्सनल यूज़ करते हैं, ना तो हम उसे बिजनेस या व्यापार करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। रिटेलिंग में जहाँ हम जनरल स्टोर या बुक स्टोर पर गुड्स सेल कर सकते हैं, वहीं ब्यूटी पार्लर या थिएटर जैसी सुविधाएं देना भी रिटेल के अंतर्गत आती है। रिटेल अल्टीमेट कस्टमर को उधार सामान की सुविधा भी देता है। बाकी एक्टिविटीज़ जैसे बाइंग, एडवर्टाइजमेंट, डाटा प्रोसेसिंग, बैंक पावर मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंटरीज, इन जैसी एक्टिविटीज़ भी रिटेल में शामिल है। आगे बढ़ते हैं 1.4 फंक्शंस ऑफ रिटेलर्स, मतलब रिटेलर्स के वह कार्य है जो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। देखो, प्रोडक्ट एंड सर्विस का कोई मूल्य नहीं है, बेकार है जब तक कि यह कंज्यूमर के यूज़ में नहीं है, जब तक कि कंज्यूमर्स इसका यूज़ ना करे। और यूज़ तो जब करेंगे ना जब प्रोडक्ट एंड सर्विस इनकी पहुंच में हो, इनको प्राप्त हो। इसी प्रॉब्लम को रिटेल सॉल्व करते हैं, अलग अलग जगह पे मिलने वाले प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्राप्त करते हैं और कस्टमर को उनकी ज़रूरत के अनुसार सही जगह पे उपलब्ध करा देते हैं। आगे कन्वेंसिंग ऑफ टाइम, रिटेलर माल को स्टॉक करके रखते हैं ताकि जब कस्टमर को ज़रूरत हो गुड्स और सर्विस उन्हें मिल सके। और रिटेलर शॉप सप्ताह में कई घंटों तक काम करती है, इससे मौसम और समय की समस्या हल होती है, कस्टमर को प्रोडक्ट एंड सर्विस आसानी से मिल पाता है। कन्वेंसेस ऑफ साइज, रिटेलर्स से कस्टमर को उनकी इच्छा अनुसार मात्रा में प्रोडक्ट एंड सर्विस मिल पाता है, जैसे सैम्पल के स्मॉल पैकेजेस ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। इंफॉर्मेशन, रिटेलर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर कस्टमर एंड सप्लाई चेंज बोथ। मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स को कस्टमर की नीड्स के बारे में एंड वांट्स के बारे में बताते हैं, और कस्टमर को रिटेलर्स न्यू एंड बेस्ट प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि रिटेलर्स फीडबैक का भी काम करती है। लाइफ स्टाइल, जब कंज्यूमर्स को राइट प्लेस एंड टाइमिंग पे अपनी इच्छा अनुसार प्रोडक्ट एंड सर्विस मिल पाएगा तो उनकी लाइफ स्टाइल को एक बेहतर सपोर्ट मिलेगा, जिससे उनकी लाइफ स्टाइल बेटर होगी, समाज में आइडेंटिटी बिल्ड होगी। और रिटेलर्स हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस देकर कंज्यूमर्स को और भी बेहतर प्रोडक्ट खरीदने के लिए। इस बात को तो आप अपने गली मोहल्लों में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विस का यूज़ करने वाले का स्टेटस साफ तौर पे इसलिए देखा जा सकता है। जैसे कि अपने आप फ्रेंड सर्कल में ही देख लीजिए, किसी के पास आईफोन हो और बाकियों पे ना हो तो उसकी इमेज बाकियों से कैसी होती है, बाकियों के मुकाबले कैसी होती है। नेक्स्ट 1.5 ग्लोबल रिटेलिंग सिनारियो। तो अब ग्लोबल लेवल पे रिटेलिंग का दृश्य देखेंगे। रिटेल अब हमारे डेली लाइफ का एक आंतरिक हिस्सा बन चुका है। ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस होने से सभी देश खुश हैं। वर्ल्ड में मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इकोनॉमिक फील्ड में रिटेल मेन रोल निभाता है। ग्लोबली रिटेल कंट्री का लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटर है। एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार देने वाला यह सेक्टर है।
यूएसए, यूके, ईटीसी कंट्री में यह प्रीडोमिनेंट इंडस्ट्री यानी कि प्रमुख और प्रबल उद्योग है। यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस जैसे डेवलप्ड कंट्री में यानी विकसित देश में ऑर्गेनाइज सेक्टर की बिक्री 50% है और डेवलपिंग कंट्री यानी कि विकासशील देश मैक्सिको एंड चाइना ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर का हिस्सा भारत के ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर के हिस्से के तुलना में बहुत अधिक है। देखो, जबकि भारत भी इन्हीं की तरह एक विकासशील देश है, फिर भी ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर का हिस्सा भारत के ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर के हिस्से की तुलना में ज़्यादा है। पहले ही पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि इंडिया में अनऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर से अधिक है। आगे वर्ल्ड की 5 बड़ी रिटेल कंपनी के नाम दिए गए हैं। पहले ही बता देता हूँ, डाटा पुराना है और अब तो डाटा बदल चुका है। तो नया डाटा ये है, ये नया डाटा है। ये नया डाटा भी 24 मार्च 2021 तक का है। तो आप यूएसए में रिटेल इंडस्ट्री 22 मिलियन लोगों को रोजगार देती है और यह एवरी ईयर $3 ट्रिलियन की सेल जनरेट करती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले अमेरिका में रिटेल बिजनेस मेनली स्मॉल फैमिलीज के द्वारा रन किया जाता था, जिन्हें मोम एंड पॉप टाइप शॉप कहते थे। फिर जब युद्ध खत्म हुआ तो इनकम में अच्छी खासी ग्रोथ हुई, जिससे यूएसए की लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस हुई। मॉडर्न रिटेल सेक्टर प्रोफेशनल मैनेजमेंट ने रन किया, इससे रिटेल ने काफ़ी इंपॉर्टेंस गेन की। वॉलमार्ट की स्थापना 1960 के दशक में हुई। इसने थोक माल खरीदा और लोगों को लो प्राइस पे माल बेचा। वॉलमार्ट के इस इफेक्टिव लॉजिक के कारण यह वर्ल्ड की नंबर 1 रिटेल कंपनी बनी और जब तो इसके कंपटीशन में कोई भी नहीं था, यह दुनिया की पहली बड़ी रिटेल कंपनी बनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आई थिंक 1945 को ख़त्म हुई थी। हाँ, जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया था, तो 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और वॉलमार्ट 1960 में स्थापना हुई इसकी, यानी 15 साल बाद। और अमेज़न की स्थापना 1994 में हुई, यानी कि वॉलमार्ट की स्थापना के 34 साल बाद। और जबकि वॉलमार्ट ने सबसे पहला कदम लिया था, तो यही वजह है कि वॉलमार्ट पहले भी नंबर 1 कंपनी थी और आज भी नंबर 1 कंपनी है। अमेरिका में 10% रिटेल फर्म्स फूड एंड जनरल मर्चेंडाइज वाली कैटेगरी में 40% की सेल करते हैं, क्योंकि यह बड़ी कंपनी है। डायरेक्ट सप्लाई चेन में से होलसेलर को छोड़ डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से डील करती है। दूसरी तरफ जापान में स्मॉल फर्म्स एंड स्टोर्स ने रिटेल सेक्टर को कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ का सप्लाई चेन बड़ा है। मर्चेंडाइज 3 या 4 चैनल्स मेंबर या यूं कह लो बिचौलियों से होकर गुजरता है, तब जाके यह स्टोर तक पहुँचता है। इससे इसकी इफेक्टिविटी कम होती है और हाई मैन पावर लगती है, जिससे कि लागत भी बढ़ती है। जापान में जहाँ 20% मैन पावर रिटेल में वर्क करता है, वहीं अमेरिका में यह सिर्फ 10% है। यूरोप के अंदर यूके एंड जर्मनी जैसे कंट्री में रिटेल सेल्स बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। यूके में 80% से अधिक फूड वाले रिटेल बिजनेस 5 बड़ी चेन से होकर गुजरती है। चेन मतलब तो समझते होंगे, जैसे कि पहले मैन्युफैक्चरर्स हो गया, उसके बाद होलसेलर्स, उसके बाद रिटेलर्स, उसके बाद कस्टमर पे पहुंचता है। चेन बड़ी होने का मतलब है कि होलसेलर्स की ज़्यादा संख्या हो गई या फिर रिटेलर्स की ज़्यादा संख्या हो गई, क्योंकि इनमें भी होते हैं ना कि मतलब बड़े होलसेलर से छोटे होलसेलर्स खरीदते हैं, बड़े रिटेलर्स से छोटे रिटेलर्स खरीदते हैं। इनके अंदर भी ऐसे जहाँ चेन बड़ी होती है वहाँ पे ऐसे सिस्टम्स होते हैं। तो यह सब मिलकर एक चेन बनाते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ माल जाता है और अंत में कस्टमर के पास पहुँचती है। बात करें साउथ यूरोप की, तो इसमें तो भाई ट्रेडिशनल मोम एंड पॉप टाइप शॉप ही मार्केट पर डोमिनेट करते हैं। अब रिटेल प्रोग्रेस कर रही है, तो वह ध्यान दे रही है प्राइवेट ब्रांड्स पर। प्राइवेट ब्रांड्स क्या होता है, इसका मतलब क्या है? रिटेलर्स को उसके ब्रांड नेम का एक लाइसेंस दिया जाता है, जिससे कि वह अपने स्पेशल ब्रांड नेम के साथ प्रोडक्ट को सेल कर सके। कोई और इसके ब्रांड नेम के साथ प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, उसके ब्रांड नेम को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास लाइसेंस है। बुक में एग्जांपल दिया है, जैसे सेंट माइकल ब्रांड के प्रोडक्ट ले जाए। बात करें इंडिया की, तो इंडिया में वेस्ट साइड पे प्राइवेट ब्रांड पे ज़्यादा जोर दिया गया है। पार्ट 1 में बताया था स्वदेशी अपनाओ वाली बात, वही बात है। शॉपर्स और कस्टमर रिटेल चेन में मिलने वाले विदेशी ब्रांड पर ध्यान न देकर खुद के डेवलप किए गए प्राइवेट ब्रांड जैसे स्टॉप एंड कसिस के प्रोडक्ट पे ध्यान दिया। फूड वर्ल्ड और त्रिनेत्रा जैसे सुपरमार्केट में भी जनरल स्टोर एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की गई। रिटेलर्स को प्राइवेट ब्रांड बेचने से अच्छी इमेज और लॉयल कस्टमर बनाने में मदद मिली। प्राइवेट ब्रांड थोड़ा लो प्राइस पर भी मिलता है, क्योंकि इसमें विज्ञापन की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। ऐसे प्राइवेट ब्रांड अपने प्राइवेट लेवल पर तो खूब कमाते हैं, लेकिन बाहर इनकी सेल बहुत कम हो पाती है। अब मैन्युफैक्चरर्स भी अपने प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज
मॉडर्न रिटेल के अनुसार बनाई है। भारत में कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज या यूँ कह लो उपभोक्ता टिकाऊ कंपनीज है, जैसे बिग बाज़ार, जो हाइपरमार्केट के द्वारा वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर जैसे प्रोडक्ट सेल कर रही है। तो यहाँ ये वीडियो ख़त्म होता है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।